नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत दूसरे और अंतिम चरण का मतदान बुधवार की शाम 5 बजे समाप्त हो गया। शाम 5 बजे तक 77% मतदान का अनुमान जताया जा रहा है, जो कि पहले चरण से अधिक है। ऐसे में दोनों ही दल के नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि उसने एमपी को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया है और यही एक वजह है कि प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों के साथ अब दूसरे निकायों में बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत होगी। यही दावा कांग्रेस और उनके नेता भी कर रहे हैं। ऐसे में सभी को 17 और 20 जुलाई का इंतजार है। 17 जुलाई को पहले चरण की मतगणना होगी, तो वहीं 20 जुलाई को दूसरे चरण के वोट गिने जाएंगे। इसके साथ ही खुलासा होगा कि कौन कहां शहर की सरकार बना रहा है। वहीं मतदान के दौरान कई जगहों से हंगामे की खबरें भी सामने आई। टीकमगढ़ की बात करें तो मतदान के दौरान बीजेपी विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बीच झड़प हो गई। वहीं रतलाम की बात करें तो यहां भी हंगामे की खबर सामने आई है। इधर रायसेन में भी फर्जी मतदान करते हुए युवक पकड़ा गया। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 5 नगर निगम सहित 40 नगर पालिका और 160 से अधिक नगर परिषदों में मतदान किया गया। तो आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ बदलाव पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में किए गए व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य रूप से, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था पहले चरण में कई ऐसी अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और मुख्य रूप से अगर बात की जाए मतदाताओं की, तो उनका साफ साफ कहना था कि व्यवस्थाओं में वाकई में जिस तरीके से कहीं ना कहीं कमी देखी गई है, वो अपने मत से भी वंचित रह गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कहीं ना कहीं बारिश के मौसम में व्यवस्थाएं दुरुस्त करना उन सबकी जिम्मेदारी होती है जो वाकई में यहाँ पर काम करने के लिए पहले से ही उन्हें निर्देश दिए गए थे, आदेश दिए गए थे कि किस तरह से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है किए जाए। बावजूद इसके यहाँ पर इस तरीके की अनियमितताएं सामने आई थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि दूसरे चरण में कहीं ना कहीं पहले चरण को लेकर सबक सीखने वाली बात सामने आई और कहीं ना कहीं अब जाकर दूसरे चरण में सुधार भी नजर आया और विरोध के स्वर जो गूंज रहे थे कहीं ना कहीं अब वो भी शांत होते नजर आए। और मतदाताओं की देखिए अगर बात की जाए तो दिन भर की न्यूज के अपडेट पर एक नजर डालें तो उनका यही कहना है कि वाकई में इस बार जो व्यवस्थाएं की गई थी ठीक ठाक थी, मतदाताओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हालिया की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए शहरी क्षेत्र में तो ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ा। कहीं से ऐसी भी खबरें सामने आई कि लोगों का कहना था कि मतदान केंद्र हर बार उनके क्षेत्र में ही बनाए जाते थे, लेकिन इस बार की बात करें तो पता नहीं क्या कारण रहा, शायद बारिश या फिर कोई अन्य कारण, मतदान केंद्र अन्य क्षेत्र में बनाया गया, जिसके चलते यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि शहर की अगर बात हो और एक क्षेत्र में पर्टिकुलर एक ऐसे क्षेत्र में मतदान केंद्र बनाया जाए जहां दूर दूर से लोग आसानी से आकर मतदान कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रहलाद कुशवाहा बीजेपी प्रवक्ता, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार, अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए, इसलिए आपसे ये सवाल है सर क्योंकि देखिए दिन भर अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके से पहले फेज में चीजें देखने को मिली थी, क्या कुछ बदलाव आया है? राजकुमारी जी, पिछले फेज में जो गड़बड़ हुई थी, चाहे वो पर्चियां नहीं मिलने की हो, चाहे नाम नहीं मिलने का हो, कईयों के नाम उड़ जाने का, और अपन लोगों ने जब डिबेट किया था तो अपन ने यही कहा था कि अगले फेज में वो ना दिक्कतें आए, उसके लिए सरकार भी पूरी कोशिश करे, विपक्ष भी पूरी कोशिश करे। और आज एक बड़ा चैलेंज था बारिश का भी जी। और स्पेशली जो रीवा का क्षेत्र है और वहां पे उस पूरे विंध्य क्षेत्र में काफी दिक्कत आ रही थी। ऐसा पता चला था कि बारिश के कारण परेशानी आ रही है। पर फिर एक सबसे अच्छी बात यह है, ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, दैट एंड्स वेल। तो जो अंत अच्छा हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले जो अपडेट आई है वो आई है कि जो सीधी में 64 में 62, 64 में 73, सीधी में 62, तो ये एक अच्छा साइन है कि कहीं ना कहीं जो हमारे राजनेता हैं और चाहे पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात पे सफल हुए कि लोगों को मोटिवेट किया कि कम से कम उन लोगों ने वोट डाले। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आज के मामले में आज एक और बात है, पिछली बार तक तो ये आया था कि भाई बीजेपी कांग्रेस के लोग फलानी जगह लड़ लिए, फलानी जगह लड़ लिए। ठीक है। आज
कोई मेजर घटना कहीं से भी नहीं आई जो कि थाने तक पहुंची हो। छोटी मोटी कहीं बहस वहस हो गई हो, बात अलग है, पर मेजर मेजर घटना नहीं आई है। तीसरी बात ये है राजकुमारी जी, कि ये जो शहर सरकार है, इसको अब तो चूंकि सब कुछ बंद हो गया है, अब अपन आराम से खुल के बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शहरकार सीधा सीधा लिटमस टेस्ट है कि जो राज्य सरकार बननी है 2023 में वो किसकी बनेगी, क्योंकि इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा वोटर्स पे भी, नेताओं पे भी, और जो कैंडिडेट्स होंगे उनके ऊपर भी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट रहेगा। अब देखते हैं इस टेस्ट को कौन पास करता है। जी बिल्कुल। कुशवाहा जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है व्यवस्थाओं को लेकर खुश नजर आए इस बार आप? क्योंकि पिछले बार के मुकाबले जिस तरीके से यहाँ पर आपने खुद विरोध किया था कि वाकई में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। जिस प्रकार से जनता का रुझान जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, जनता का उस समय भी था, निर्वाचन आयोग कह लें या व्यवस्था में गड़बड़ियां कह लें, गड़बड़ियां जो हुई हैं तो वोटर निराश भी हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से आपके डिबेट में मैं शायद उस दिन था भी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग की भी बात हुई कि जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने पर्चियां बांटने का काम अपने हाथों में लिया था पिछले कुछ चुनावों से, नहीं इसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो वोटर पर्ची है वो कार्यकर्ता बांटने का काम करते थे। और जब निर्वाचन आयोग ने कहा कि नहीं राजनीतिक दल ये पर्चियां नहीं बांटेंगे, हम लोग पर्चियां निर्वाचन आयोग काम करेगा, तो मुझे लगता है कि इस बार जो 5 बचे हुए नगरीय जो नगर निगम थे और बाकी नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव थे, तो उसमें राजनीतिक स्तर पर भी सभी लोगों ने प्रयास किया कि कहीं ना कहीं जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ना चाहिए, जनता की सहभागिता इस निर्वाचन में होनी चाहिए, और वो काम के आधार पर स्वयं विवेकशील होता है वो वोटिंग करने के लिए, और निश्चित तौर पर उसने काम को देखते हुए जनता ने वोट भी किया नगरीय निकाय चुनाव। ठीक है सर। अभिनव जी, आपके पास आना चाहूंगे। देखिए पिछली बार जब वोट प्रतिशत कम गया था तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां विरोध कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार किस पार्टी के पक्ष में यहाँ पर मतदाताओं ने वोट किया है, मुद्दे क्या क्या सामने आ रहे हैं? देखिए ये एक लोकतंत्र का पर्व है जो हम हर बार मनाते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पंचायत का हो। और इस बार का जो ये चुनाव है आपने देखा होगा पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जनता के मुद्दे उठाकर, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, हम लोगों ने मुख्य मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ा है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है। और लोकतंत्र का पर्व है, जनता ने उत्साह के साथ मनाया। पिछली बार थोड़ा सा रुआसा था, भोपाल, इंदौर सब जगह हमने देखा कि वोट प्रतिशत कम था, लेकिन इस बार उत्साह के साथ बची हुई 4-5 नगर निगम और बाकी पंचायतों में जो वोटिंग हुई उससे लगता है कि जनता आगे आकर और इस लोकतंत्र के पर्व में अपना साथ बिल्कुल बराबरी से दे रही है। जी बिल्कुल। जौहरी जी, देखिए लगातार जब पिछली बार के मुकाबले अगर अब की बात करें तो मतदाताओं की कई शिकायतें निकलकर सामने आ रही थी। अब चूंकि यहाँ पर मतदाताओं का कहना है कि व्यवस्थाएं ठीक ठाक की गई, क्या लगता है यहाँ पर वाकई में इसका जो श्रेय है वो दोनों पार्टियों को जाता है कि निर्वाचन आयोग को जाता है, या फिर मतदाता जो है दूसरे फेज में जागरूक हो चुके हैं? देखिए निर्वाचन आयोग तो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो ब्यूरोक्रेसी, सरकारी लोग कैसे काम करते हैं उस पर बोलना अब हम सब जानते हैं। आज ये राजनीतिक दल, जो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं, ये टाइट हुए तो अपने आप उनको सही तरीके से काम करना पड़ा। उनको उसकी तनख्वाह मिलती है जो काम वो कर रहे थे, जिसमें लापरवाही की है उन्होंने। और जैसा अपन ने बात की थी कि आज ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, दोनों पार्टी के नेता, 2-4 लोग बर्खास्त हो जाएंगे सेवा से, अपनी आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो शायद वो सब बातें पहुंची होंगी, उनको लगा होगा कि बर्खास्ती भी हो सकती है, पर फिर भी सरकार की जिम्मेदारी है। भले ही इस बार परसेंटेज बढ़ गया है, लेकिन पिछली बार जो गड़बड़ियां हुई थी, जिनकी कारण गलतियां थी, उनके खिलाफ इतना तगड़ा एक्शन होना चाहिए कि दोबारा कभी कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी ऐसी गलती ना कर सके। जी बिल्कुल। कुशवाहा जी, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा था कि जब भी मतदाता मतदान करने के लिए जाते हैं तो हमेशा मुद्दों पर बात करते हैं। उनका एक ही यहाँ पर बयान रहता है कि हम तो मैडम मुद्दे पर ही कहीं ना कहीं मतदान करने के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई मतदाता सर ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि जहां जहां बारिश हुई है, ज्यादा बारिश हुई है, बाढ़ ज्यादा आई है, पानी भराव की स्थिति हुई है, वहां पर कोई भी नेता सामने नजर नहीं आया। ऐसा क्यों सर? प्रचार प्रसार तो खूब किया बीजेपी ने, ऐसे क्षेत्र आखिरकार क्यों नादार रह गए? राजकुमारी जी, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है, ये बारिश का मौसम है
और बारिश के मौसम में चुनाव होगा तो इस तरह की परेशानियां आना एक स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल कि कहीं बारिश ज्यादा हो गई या कहीं पानी का भराव ज्यादा हो गया। लेकिन देखिए, जब एक साथ ज्यादा बारिश हुई है, जहां पर मुझे लगता है जैसे अपना मध्य भारत में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और मुझे लग रहा है औसत से कई गुना ज्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण अचानक इस तरह की परिस्थितियां आई हैं। लेकिन कुछ समय के लिए जरूर बाधित हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने बड़े उत्साह से थोड़ा सा रुक कर लेकिन मतदान किया है और अपनी जो नहीं सर, मतदान की बात नहीं कर रही हूँ मैं। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं बीजेपी को करनी थी, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर जलभराव की स्थिति अगर वाकई में बनती है, देखिए बारिश का मौसम है, सबको पता है कि चुनाव यहाँ पर लगातार जारी है, तो मुख्य रूप से ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर मतदाताओं का कहना है कि प्रचार प्रसार तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं को इस और ध्यान देना चाहिए था कि चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं थोड़ा कम किया जाए। इसके मद्देनजर इसे ज्यादा शो किया जाए कि यहाँ पर जिस तरीके से जलभराव की स्थिति हो रही है उसकी व्यवस्था अगर शायद यहाँ पर कोई पार्टी करती तो वो ज्यादा हाईलाइट होती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव थॉट जो है वो उस पार्टी के रुख को और ही ज्यादा बढ़ाने का काम करता। देखिए, मुझे लगता है राजकुमार जी, प्रशासनिक अमला जो है वो लगा हुआ था और जब जल भराव की समस्या आई तो उसको तुरंत निपटारा भी किया गया, उसको जल भराव खत्म भी किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि अगर जल भराव हुआ तो वहां पूरी तरीके से मतदान हुआ ही नहीं है। अगर जल भराव हुआ तो उसकी निकासी भी हुई है, उसके बाद मतदाताओं ने बड़े उत्साह के साथ अपना मतदान भी किया है। अभिनव जी, देखिए 10 साल से नगर निगम 16 की 16 नगर निगम इनकी हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से जनता परेशान है, बेहाल है, घरों में पानी भर रहा है, इनके वित्त मंत्री को किस तरीके से पब्लिक दौड़ा रही है रोड पर। तो जनता इसका जवाब इस पूरे नगर निगम चुनाव में दे चुकी है। कई बातें ऐसी हैं जो निकल के आई, वोट प्रतिशत कम हुआ, भोपाल इंदौर में पानी नहीं गिरा, ग्वालियर में पानी नहीं गिरा, फिर भी जनता निकल के वोट करने नहीं गई। इनके खुद के लोग बताते हैं कि इनके कार्यकर्ता तक बूथ पर नहीं मिल रहे थे। तो हालात जो हैं वो बहुत खराब हैं, स्थिति बहुत खराब है। बेरोजगारी, बिजली के बिल जिस तरीके से छोटे छोटे घरों के 2-2 हजार बिल आ रहे हैं, उसके बाद पानी जो ब्लॉक्स 350 ब्लॉक है उसमें से 150 ब्लॉक्स में पानी नहीं पहुंचा गर्मी के दिनों में, और फिर बरसात में जिस तरीके से घरों में पानी भरा। तो ये मुद्दे जनहित के मुद्दों से ये कब तक बच सकते हैं? ये जनहित के मुद्दों से बच नहीं पाएंगे, इनके पास कुछ भी बोलने को नहीं है। तो अव्यवस्थाएं फैलना, तो ये सरकारी मशीनरी को कंट्रोल नहीं कर पाना, ऐसे कई मुद्दे हैं जो ये बात नहीं कर पा रहे हैं और इनके पास जवाब भी नहीं है। जी जौहरी जी, मतदाताओं का गुस्सा काफी फूटा हुआ है। उनका कहना है कि देखिए एक क्षेत्र ऐसा भी है, नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि वहां के मतदाताओं का साफ साफ कहना है कि मैडम अगर नाम लिया तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति भी खराब हो जाएगी, कि एक क्षेत्र ऐसा जहां पर मतदान केंद्र नहीं बनाया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद वो इतना ज्यादा वो जो क्षेत्र है वहां पे कम जनता निवास करती है। उनका कहना है कि हर बार यहाँ पर मतदान केंद्र बनाया जाता है मैडम, लेकिन इस बार नहीं बनाया गया। दूर तो हम दूसरे क्षेत्र में जाएंगे नहीं मतदान करने के लिए, बारिश का मौसम है, कई तरीके की परेशानियां आती हैं, और अगर बुजुर्गों की बात ले तो उन्हें काफी जहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या वाकई में ये चीज जायज है? देखिए, जैसा हम देखते हैं कि चुनाव आयोग तो भले ही जब आचार संहिता होती है उसके बाद उसके पास पूरी पावर्स आती है, बिल्कुल, लेकिन चुनाव आयोग का हर जो कलेक्टर ऑफिस होता है हर जिले लेवल पे चुनाव आयोग का साल भर काम चलता है, पूरे 5 साल चलता है काम। तो आप बताइए कि क्या जो सरकारी अधिकारी है जो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार काम करते हैं, बहुत सारे टीचर्स डेपुटेशन पे जाते हैं, अलग अलग विभाग के लोग डेपुटेशन पे जाते हैं, तो क्या उनका काम नहीं है ये कि जहां पर वोटिंग पहले से हो रही है उस बूथ को क्यों हटाया जाए? बिल्कुल, और उस बूथ को हटाने का फैसला किस लेवल पे लिया गया है ये देखना चाहिए, क्योंकि जो बूथ ट्रेडिशनल बूथ है, पहले से बूथ है, जो सबको मालूम है कि यहाँ पर एक बूथ है, अगर वो हटाया गया है, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि जब वो बूथ हटाया जाता है तो ऐसे नहीं हटाया जाता, उसके बारे में पहले से ही सब पता चल जाता है। जैसे जो इलेक्टोरल रोल लिस्ट होती है, जो चुनाव की जो पोलिंग की लिस्ट होती है वोटर्स की, उसके प्रकाशन के लिए एक डेट आती है कि, और उसकी त्रुटि सुधार के लिए आती है, उसमें लोग अपने जो वो करते हैं क्लेम के लिए एक डेट होती है, वो सब निकल जाती है। उसी समय ये सारी चीजें भी होती हैं कि कहाँ कहाँ पे पोलिंग बूथ होगा, कहाँ नहीं होगा। तो चुनाव आयोग की गलती तो जो है सो है ही, कि चुनाव आयोग की गलती ये है कि जब वहां बूथ था तो क्यों हटाया उन्होंने, लेकिन गलती राजनीतिक पार्टियों की भी है कि उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। सही समय पे ऑब्जेक्शन ले लेते
तो वो उस चीज को हटा नहीं पाते और वहां पर वो जो पोलिंग बूथ है वहां से हटता नहीं। राजेश जी, एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा। अभी आपने ऑब्जेक्शन तो हम हर चीज पे उठा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा 1.5-2 घंटे के लिए जहां जहां मतपेटियां रखी हैं वहां पर लाइट भी गायब हो गई, तो उसके ऑब्जेक्शंस भी कांग्रेस पार्टी ने उठाए। ये भी एक बड़ा मुद्दा है तो हम तो हर चीज को उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। नहीं, सिर्फ आपसे नहीं, हमारा ये कहना है दोनों की गलती है भाई, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों की जिम्मेदारी है कि आप ये भी ध्यान रखें। और वो जब हाथ से बात निकल जाती है फिर ये अपन अभी डिबेट कर रहे हैं कि वो पोलिंग बूथ हट गया, तो ये हटना नहीं चाहिए था। अपना ये कहना है कि ग्राउंड पे जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है उसको तुरंत ऊपर रिपोर्टिंग करनी चाहिए अपनी पार्टी को कि भैया ये गलती हो गई है, ताकि ऊपर के नेता कमलनाथ जी को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये बूथ हट गया है, तो नीचे वाला बताएगा तभी पता चलेगा। तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। मतलब जो अभिनव जी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। जी ठीक है, प्रहलाद जी आपके पास आना चाहूंगी। पहले से ही देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं मतदाताओं की जो मुख्य मांगे हैं, देखिए अगर क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की बात करें तो उनका यही कहना है कि बिजली पानी से लेकर तमाम ऐसी सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत आती है उनकी कहीं ना कहीं वो चाह रखते हैं। जब आप लोग प्रचार प्रसार करने के लिए निकले, मुख्य रूप से मतदाताओं की क्या कुछ मांगे निकलकर सामने आई, क्योंकि काफी अहम हो जाती है ये मांगे? देखिए, जब हम कहीं ना कहीं जनता के बीच में जब मत मांगने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करें, हम अपने जाते हैं कि हम 2003 के पहले से बेटर का मध्य प्रदेश हम दे रहे हैं आपको। चाहे आज हाईवेज ले लीजिए, चाहे लाइट ले लीजिए। और मुझे वो याद है 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, जब पानी के लिए शहर के अंदर लोग एक दूसरे को मारते पीटते थे। 20 साल में ये विकास कर रहे हैं आप, अभी आपको लग नहीं रहा बोलते हुए, फिर से आप 2003 के पहले चले जाते हैं। अभी स्थिति इतनी खराब है प्रहलाद जी कि इंसान को बेरोजगारी से, पानी से, बिजली से ये विकास कर रहे हैं आप। आदिवासी क्षेत्रों में किस तरीके की समस्याएं हैं उन पर आप बात नहीं कर रहे हैं और 2003 के पहले चले जाते हैं। 19 साल में कुछ तो किया होता कि 2003 के पहले की बात ही नहीं करना होती और वहां की बातें करने लगते हैं आप। सही बात है प्रहलाद जी, मैं वर्तमान स्थिति की बात कर रही हूं। वर्तमान की स्थिति, समस्या हो रही है, जनता परेशान है, लोग किस तरीके से, जिस प्रकार से आप लोगों की चरित्र है कि आप अपना समय ले गए, मेरा समय आप बोलने के लिए मुझको देना नहीं चाहते आप, क्योंकि आप सुनने के। अरे तो समय पे अच्छी बात करो ना, मध्य प्रदेश जनता के मुद्दों की बात करो आप कि जनता की भलाई के लिए क्या किया आपने, जनता की भलाई के लिए कुछ किया आपने। सत्ता से दूर आप इसीलिए हो क्योंकि अरे सत्ता का घमंड और अहंकार आप मत बताइए प्रहलाद जी, ये किसी का नहीं रहा, ये रावण का भी नहीं रहा। ये आप लोग जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम करके और लोगों की भावना से खेलकर और सारी चीज कर जनता के मुद्दों को हटा देते हैं ना। बार बार देगी और आपसे बोलने से कुछ नहीं, काम करना पड़ता है जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसीलिए सरकार से बार बार जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है और मत भी मिल रहा है। 18 साल में ये विकास किया आप लोगों ने, पटकनी दे रही है वही जनता। ये देखने को मिल रहा है आप लोगों के उसमें कि किस तरीके से लोग सफर कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ टीवी पे और ट्विटर पे रहते हैं, आप लोग जनता के बीच में जाते नहीं हैं। देखिए, गोटबाया को जानते हैं कि नहीं जानते हैं श्रीलंका में, समझ में आ रहा है। अभी भी आंखें खोल लीजिए, पट्टी जनता को कब तक भ्रमित रखेंगे। जनता भी अब समझने लगी है, जनता भी समझने लगी है और जनता भी आपको अब ये समय दिखाएगी। अगर आप लोग अभी भी समझना नहीं चाहते हैं ना, महंगाई, बेरोजगारी, आप समझिए मेरी बात को, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दों से आप कब तक भटकाएंगे लोगों को। यही आप जाके जनता के बीच में मैदान में बोलिए, क्योंकि आप बोलते नहीं हो। आप लोग ऐसो आराम के लोग, जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, हर मुद्दे को उठा रहे हैं। 18 साल में आप लोगों ने क्या किया? आप लोग 2003 के पहले चले जाते हैं, पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, रोड भी मिल रही है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप लोगों को अच्छा कहा तो बता दो, सत्ता की मलाई नहीं मिल रही है, इस कारण से आप लोग बिलबिलाए हुए हो। आप लोगों के कमलनाथ जो हवाई जहाज से नीचे उतरकर जनता के दुख दर्द को समझते नहीं है, वो एक कितने बड़े उद्योगपति है कि जिनको जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है प्रहलाद जी, छोटा सा सवाल था मेरा, आप 2003 में चले गए, अभी भी मेरा सवाल वही है। देखिए, जब भी अपन किसी क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता समर्थन तो करती है, लेकिन विरोध के स्वर भी देखने को मिलते हैं। उन विरोध के स्वर की मैं बात कर रही हूँ कि जनता के आखिरकार इस बार मुद्दे क्या क्या थे।
मैं बहुत स्पष्ट रूप से कुमारी जी कहना चाहता हूँ, जैसे मैं बोल ही रहा था। मैं देखिए, जब हम मत मांगने जाते हैं जनता के बीच में, तो वहाँ के जो एक गरीब झुग्गी हुआ करती थी, आज वो पक्का पीएम आवास है, तो वो कहता है कि अरे आप तो हमारी पार्टी है, वो अपनी पार्टी मानता है। वो जब हम बात करते हैं संबल योजना की, तो वो कहता है अरे ये तो हम लोगों को ये जीवन मरण के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो संबल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सर समर्थन की नहीं, मांग की बात कर रही हूँ मैं, आप समझ नहीं रहे, समर्थन की बात नहीं कर रही हूँ। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे हैं जिनकी उनको जरूरत है? देखिए राजकुमारी जी, विकास एक सतत प्रक्रिया ठीक है। अगर रोड आज से 10 साल पहले एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, नाली बनाई है, उसका मेंटेनेंस भी होता है, दोबारा भी बनती है, इस प्रकार तो खुद हुए रोड बयां कर रहे हैं सर। आपको बोलते हुए प्रहलाद जी, मतलब इस तरीके से आप बोलते चले जाते हैं, सड़कें देख रहे हैं कैसी हो रही हैं, मैं आपको बार बार कोट बयां बोल रहा हूं। ये मान लीजिए ना प्रहलाद जी, आप ये मान लीजिए ना कि वाकई में यहाँ पर तो समझिए आप पहले, आप पॉजिटिव वे बोल, ठीक है सर, आप पॉजिटिव अगर बोल रहे हैं अच्छी बात है सर, लेकिन सारी जनता तो ये स्वीकार नहीं करती होगी ना इसका समर्थन। कुछ तो ऐसे पॉइंट रहे होंगे, लेकिन आप पॉइंट बताने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या वाकई में ऐसा आपको लगता है कि जब प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी नेता जाता है तो जनता सिर्फ उसका समर्थन ही करती है, अपने मुद्दे नहीं गिनाती? बिल्कुल, कभी कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है। अगर लोकतंत्र है, अगर वाकई जिस भी देश में लोकतंत्र होगा, जिस भी राज्य में लोकतंत्र होगा, वहां ऐसा कभी नहीं होगा। वहां पर ऐसा होता ही है कि बड़े से बड़े नेता, चाहे किसी भी स्तर के नेता जाएं, वो जनता अपनी समस्याएं लेके आती है कि हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, अगर लोकतंत्र है तभी उसको आजादी है, और आजादी होगी तो वो तो बोलेगा। चलिए ठीक है। उसकी जो अब ये समस्याएं ऐसी होती हैं, जब अभिनव जी ने कहा कि सतत प्रक्रिया है, सही बात है। ये आपने कोई चीज 10 साल पहले बनाई और 10 साल बाद उसका कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होगा, वो मेंटेनेंस में कहीं चूक हो गई तो जनता आएगी आपके पास, और जनता को आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि आपको उसकी बात इसलिए सुननी पड़ेगी क्योंकि आपको उससे वोट चाहिए, वो आपका नागरिक है। लेकिन अभिनव जी की बात से एक छोटा सा है कि जगदीश देवड़ा जो अभी घटना हुई है, तो उसमें और कोटभाया में अंतर है। दूसरी बात यह है कि भगवान ना करे कोटभाया जैसी स्थिति हमारे देश में कभी आए। इसलिए जोड़ रहा हूँ हमारे देश में आपसे कि ये शुरुआत होती है, ये शुरुआत देखने को मिली है। वो तो अच्छा है कि वो गाड़ी पे बैठ कर चले गए और जनता की भीड़ नहीं लगी, और ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा। पार्टी की सरकार नहीं है, किसी परिवार की सरकार नहीं है, भ्रष्ट परिवार जिसने देश को इतने समय तक लूटा, इसके कारण वहां पे ये हालात हुए। कितना भी कोस लोगे ना, जनता सब समझती है। ये अपनी गलतियां और ये सड़कें, बिजली, पानी, बेरोजगारी छुपाने के लिए किसी परिवार को दोष मत दीजिए, ठीक है ना? किसी परिवार को दोष मत दीजिए। उस परिवार ने कितनी कुर्बानी दी है ना, वो आप लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने अंग्रेजों के मुखबिर बनकर काम किया है। देखिए, मैं इस डिबेट में आपके साथ इतने निचले स्तर पर नहीं जाना चाहता। जनता के मुद्दों पे बात करता हूँ, मैं सिर्फ जनता की बात करूंगा। बिल्कुल मुद्दे पर ही बात होगी, और रोकना चाहूंगी यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोली आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आपसे मेरा ये सवाल है कि देखिए, जनता के बीच जब भी कोई जाते हैं, यहाँ पर अगर बीजेपी की बात करें तो वो तो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्या क्या मुख्य मुद्दे रहे हैं, मुख्य रूप से वो जिसके चलते लंबा समय सर हो चुका है, लेकिन अब तक वो पूरे नहीं हो पाए हैं, और जनता का यही कहना है कि वादे तो यहाँ पर हर बार किए जाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पूरे जगह पर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार करा। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे सुबह से लेकर रात तक उनने जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं को सुनकर जनता की बातें करी कि जनता किस चीज से परेशान है, जनता को क्या नहीं मिल रहा है, क्या महंगाई से वो सफर कर रही है, दूध, सब्जी, फल, रोड, तनख्वाह नहीं मिल रही है लोगों को, कर्मचारी भी बहुत बुरी तरीके से परेशान है। ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं अभी, जिससे हमको लड़ना है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम ये चाहते हैं कि ये लोकतंत्र जो है, ये चुनाव जो हो रहा है, ये हमेशा जनता के लिए हो। जनता किस तरीके से जिएगी और किस तरीके से खाएगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी, उसकी आगे का भविष्य जो है भारत का, उसका निर्माण करना है हमको, ना कि हमें ये चश्मा पहनाकर हिंदू मुस्लिम का और पुरानी बातें कर इन सारी बातों में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आने वाला भविष्य क्या होगा भारत का, हमें यह सोचना है। इस बारे में सोचकर हमारे नेता कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, सब लोग इसी बारे में बात करते हैं। हम ये भटकाने वाली बातें नहीं करते हैं कि ये परिवार ऐसा है और ये परिवार ने ऐसा किया, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। आप लोग बोलना चाहते हैं, कोसना चाहते हैं तो कोसिए।
ठीक है, इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, नगरीय निकाय चुनाव दिलचस्प तो हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ अब किस तरीके से यहाँ पर जनता का रुख देखने को मिलता है, ये भी सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि दूसरे चरण की अगर बात करें तो मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ा है, और कहीं यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने मेहनत की। निर्वाचन आयोग ने भी इस बार व्यवस्थाओं को लेकर सुचारू रूप से निर्देश दिए थे, जिसका पालन यहाँ पर किया गया। वोट प्रतिशत ये बयां करता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।